नमस्कार मित्रों, हम लेके आए हैं आपके लिए जो है हिंदी शिक्षण सी-टेट के लिए और एमपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और सभी लोग हम जो है आपके विजय भव क्लासेस से मैं पवन सर आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। और सभी लोग मित्र जो है अपना नोट्स बनाते रहें बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा विकास पहला टॉपिक हमारा है भाषा विकास। तो भाषा विकास में पहला हमारा पॉइंट क्या है, बच्चे जो क्या होते हैं, पहले सामाजिक या असामाजिक। बच्चे क्या होते हैं, सामाजिक या असामाजिक। तो इसमें क्या होता है, तो जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक है और ना असामाजिक, या उसके परिवेश पर निर्भर करता है। बच्चा जो है सबसे पहले क्या होता है, जन्म के समय ना तो वह सामाजिक है और ना असामाजिक है, या उसके किस पर निर्भर करता है, परिवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है केवल उत्तेजना। क्या है, केवल उत्तेजना। तो उत्तेजना में क्या है बताएगा, जन्म के बाद बालक क्या करता है, क्रंदन करता है, अर्थात की की आवाज़ करता है। ठीक, ये होता है। अगला क्या है, तीसरा पॉइंट वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता, इसमें क्या होता है कि वैयक्तिक भिन्नता में ना लड़का ना लड़की के लिंग के आधार पे कोई भी भिन्नता नहीं होती है। भाषा जो है सभी के लिए समान होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, बलबलाना। बलबलाना में क्या होता है, बलबलाना में जो है बच्चा बलबलाता है। जन्म के समय क्या होता है, रुदन के कुछ दिन बाद बालक बलबलाना प्रारंभ करता है और क्या बोलता है, माँ बा माँ पा बू, ये शब्द बोलता है। ठीक है, अगला है, अगला पॉइंट प्रारंभिक स्तर पर सीखना। तो प्रारंभिक स्तर पर क्या करता है, स्मृति के आधार पर बालक सीखता है। प्रारंभिक स्तर पर जो बालक है वो स्मृति के आधार पर सीखता है। ठीक है, एक पॉइंट और है इसमें बहुत ही अच्छा, अपनी तरफ से नोट कर लेना सभी लोग, बोल रहा हूँ। बालक में सबसे ज़्यादा भाषा का विकास होता है। क्वेश्चन ही है, इसको पॉइंट में ही नोट कर लेना। बालक में सबसे ज़्यादा भाषा का विकास किसके माध्यम से होता है, तो आपका इसका जो है आंसर होता है अनुकरण के माध्यम से। सबसे पहले बालक जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, अगला क्या है, अगला हमारा है टॉपिक दूसरा, अधिगम और अर्जन। ठीक है, अधिगम और अर्जन। तो अधिगम और अर्जन में क्या होता है, देखिएगा दिया है अधिगम और अर्जन। तो अधिगम की परिभाषा लेते हैं, क्या होता है अधिगम की परिभाषा, नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ। क्या होता है, अधिगम बालक अपने परिवार एवं आसपास के वातावरण से भाषा सीखता है और उसी भाषा के साथ वह विद्यालय जाता है। क्या परिभाषा में बताया है, अधिगम बालक अपने परिवार एवं आसपास के वातावरण से भाषा सीखता है और उसी भाषा के साथ वह विद्यालय जाता है। तो ये क्या है हमारा अधिगम। और अर्जन क्या है, जो शिक्षा बिना निश्चित उद्देश्य से, बिना पाठ्यक्रम और बिना विषय वस्तु विशेषज्ञ आदि के द्वारा प्राप्त की जाती है, उसे अर्जन कहते हैं। जैसे हम किसी के माध्यम से सीखें, किसी जो है बिना उद्देश्य के माध्यम से, बिना निश्चित स्थान के उद्देश्य से जो है भाषा का हम अर्जन करते हैं, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। ठीक है, अगला है शिक्षा। तो शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है, एक है औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक में क्या होता है, निश्चित उद्देश्यपूर्ण, निश्चित उद्देश्यपूर्ण। इसके अंतर्गत जो है अधिगम कैसा होता है, वो निश्चित और उद्देश्यपूर्ण अधिगम होता है। इसमें जो है निश्चित
समय अवधि, जो शिक्षा जैसे बालक जो भी इसमें शिक्षा ग्रहण करता है वो क्या होता है, निश्चित समय अवधि के अंतर्गत और निश्चित स्थान और निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित विषय विशेषज्ञ के तहत सीखने की क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, अधिगम। जहाँ पर जो है निश्चित समय अवधि होती है और निश्चित स्थान होता है और निश्चित पाठ्यक्रम होता है और विषय विशेषज्ञ होते हैं के तहत सीखने की क्रिया होती है, उसे अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अधिगम होता है। और जैसे अगला पूछा जाए अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो होता है वह स्वाभाविक होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, या मृत्यु पर मृत्यु तक ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्वाभाविक में अर्जन आता है। तो अर्जन में क्या होता है, जहाँ निश्चित कुछ भी ना हो वहाँ पर सीखना हो, जहाँ निश्चित कुछ भी ना हो पर सीखना हो, वो हमारा अर्जन कहलाता है। ठीक है, अगला हमारी स्लाइड देखते रहिएगा और नोट्स बनाते चलें। बहुत ही अच्छे टॉपिक से आपको बता रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सीटेड के पॉइंट से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, अधिगम और अर्जन में अंतर। तो अधिगम और अर्जन में अंतर क्या होता है, यह एक प्रक्रिया है। अर्जन एक क्या होती है, प्रक्रिया है, और अधिगम क्या है, यह एक पद्धति है। ठीक है, और अर्जन क्या होता है, स्वतंत्र होता है। अर्जन स्वतंत्र होता है, जहाँ पे भी चाहे तहाँ पे भी हम सीख सकते हैं, इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। ठीक है, अगला अधिगम है। अधिगम कैसा होता है, प्रशिक्षण युक्त होता है। इसमें अधिगम में प्रशिक्षण युक्त अर्थात शिक्षा दी जाती है, स्थान निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, इसके माध्यम से अधिगम होता है। अर्जन एक सहज प्रक्रिया है। अर्जन कैसी है, एक सहज प्रक्रिया है। नंबर 3 पॉइंट में अधिगम में क्या होता है, अधिगम एक नियमबद्ध है। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट है स्वाभाविक। अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और अधिगम कैसी है, व्यवहारिक रूपरेखा को स्पष्ट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट अर्जन त्रुटियुक्त होता है। अर्जन कैसा होता है, त्रुटि युक्त होता है अर्थात गलतियों से युक्त होता है। अधिगम त्रुटियां होती हैं एवं सुधार किया जा सकता है। अधिगम में जो है गलतियां होती हैं पर उसका अधिगम के माध्यम से सुधार भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट है उद्देश्य रहित। अर्जन कैसा होता है, उद्देश्य रहित होता है, और अधिगम कैसा होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें और नोट कर लेना, कम ही पॉइंट हमने रखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे एक पॉइंट है। तो अर्जन में कहता है अर्जन कैसी प्रक्रिया है, जन्मजात होता है। अर्जन जन्मजात होता है, और अधिगम क्या है, यह एक निश्चित समय से प्रारंभ होता है। अधिगम एक निश्चित समय से प्रारंभ होता है। ठीक है, अर्जन एक व्यापक होता है। अगला पॉइंट है अर्जन कैसा होता है, एक व्यापक होता है, और अधिगम संकुचित होता है। ठीक है, अर्जन कैसा होता है, एक निश्चित होता है। अर्जन की प्रक्रिया वो कैसी होती है, कि निश्चित है। ठीक है, और अधिगम जो है अर्जन कैसा है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अर्जन अनिश्चित होता है और अधिगम निश्चित होता है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं। अगला नोट में है क्या होता है, अधिगम और अर्जन में सबसे मुख्य अंतर सीखने की परिस्थितियों का होता है। नोट में लिख लेना है, क्या लिखना है, अधिगम और अर्जन में सबसे मुख्य अंतर सीखने की परिस्थितियों का होता है। ठीक है, अगला है भाषा शिक्षण सूत्र। तो भाषा शिक्षण सूत्र में क्या लिखा है, हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार, हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार क्या दिए हुए हैं, शिक्षण सूत्र। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, भाषा अधिगम को प्रभावशाली बनाना। सूत्रों का क्या होता है, भाषा अधिगम को प्रभावशाली बनाने का कार्य करते हैं। क्या होता है, पहला सूत्र है पॉज सूत्र। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना, इससे कई बार क्वेश्चन हमारे सीटन में बनते हैं। अगला क्या है, पहला हमारा सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा
इसे प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष की ओर सूत्र कहा जाता है। इसे प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर सूत्र भी कहा जाता है। इसमें बालक को सबसे पहले मूर्त चीज़ों को सिखाया जाए। सबसे पहले मूर्त चीज़ों का जो है सिखाया जाए। ठीक है, प्रत्यक्ष, मूर्त को ही प्रत्यक्ष बोला जाता है। जैसे प्रत्यक्ष का मतलब किसी भी चीज़ को सामने रखकर बच्चे को दिखाया जाए। ठीक है, पहले चीज़ों को सिखाया जाए और फिर उसके सहारे से उसे मूर्त चीज़ों को भी सिखाया जाए। फिर जैसे सबसे पहले प्रत्यक्ष समझ में उसी के माध्यम से ही अमूर्त को भी बताया जाए। जैसे सेब का चित्र दिखा करके ये सिखाया जाता है। सेब का चित्र दिखा करके उससे बोलते हैं बेटा ये क्या है, ए फॉर एप्पल। तो क्या होता है, एप्पल माने सेब होता है, तो वो ए को भी सीख जाता है। ठीक है, अगला सूत्र क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसमें क्या होता है, बालक जिन चीज़ों को जानता है, बालक जिन चीज़ों को जानता है, यदि उन्हीं को आधार बनाकर उसे उन चीज़ों सिखाया जाए, यदि उन्हीं को आधार बनाकर उसे उन चीज़ों को सिखाया जाए जिन्हें वह नहीं जानता है, वह बालक आसानी से अज्ञात चीज़ों को भी सीख जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात जो चीज़ ज्ञात हों, हमको पता हो, और फिर उसी के माध्यम से अज्ञात चीज़ों को भी बताया जाए। ठीक है, जैसे क्या होता है, संधि में ही देख लीजिएगा। जैसे बनता है, क्या होता है, रमेशा, ये दिखा है। ठीक है, ये रमेशा, ये हमारा ज्ञात है। ठीक है, अब ये इसको ज्ञात के माध्यम से हम अज्ञात की ओर ले जाएंगे। फिर इसके बारे में बताएंगे क्या होता है, रमा प्लस ईस। ठीक है, तो आ ई के मिल करके क्या होता है, अय हो जाता है। ये किस संधि का होता है, ये सब बताया जाता है। ठीक, ये जो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला है सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर, प्रत्येक बालक को इसमें क्या करता है, सरल से कठिन की ओर सिखाया जाता है। यदि बालक को वर्ण, शब्द, वाक्य सिखाया जाए तो वह बड़ी आसानी से सीख लेता है। सरल से क्या होता है, सरल से कठिन की ओर। सबसे पहले बालक को क्या बताया जाए, जैसे कोई वर्ण बताया जाए। ठीक है, वर्ण बताया जाए। फिर क्या बताया जाए, वर्ण जैसे का, खा, घा, ये छोटा बड़ा होते हैं, हमारे वर्ण होते हैं। ठीक है, और फिर क्या बताया जाए, वर्ण के बाद में शब्द बताया जाए। ठीक है, शब्द को बताया जाए। जैसे शब्द में क्या आता है, जैसे राम, श्याम। ठीक है, ये हमारे शब्द होते हैं। और फिर शब्द के बाद में क्या बताया जाए, जब शब्द का ज्ञान हो जाए तो वाक्य, जैसे राम जाता है, राम जाता है। ठीक है, ये हो गया, ये वाक्य है। इसके माध्यम से बालक बहुत आसानी से सीख जाता है। अगला है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, इसमें क्या होता है, बालक को पहले पूर्ण ज्ञान का जो है, पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है। इसमें सबसे पहले बालक को क्या कराया जाता है, पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है, फिर अंश का ज्ञान कराया जाता है। यदि बालक को पहले पूरी कविता पढ़ाई जाए, पहले बालक को सबसे पहले क्या किया जाए, कविता पढ़ाई जाए, पूरी कविता पढ़ाई जाए, फिर उसका एक अंश तो वह आसानी से सीख लेता है। ठीक है, अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इसमें क्या होता है, जब बालक को किसी चीज़ का विश्लेषण किया जाए तो उसे वही ना छोड़ दिया जाए। जो है, किसी भी चीज़ को बताया जाए तो वहाँ नहीं छोड़ा जाए, बल्कि वह बालक उसी तरह से अन्य उदाहरणों की स्वयं से व्याख्या कर ले। ठीक है, स्वयं से व्याख्या कर ले तब छोड़ा जाए, तो ये क्या कहलाएगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला है कृत्रिम से वास्तविक जीवन की ओर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इसको पहले अपना जो जीवन होता है बालक को, फिर धीरे धीरे ये वास्तविक जीवन की ओर चलने लगता है। ठीक, मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर, धीरे धीरे बालक क्या होता है, एक वैज्ञानिक हो जाता है। जैसे कूट के कागज़ों से, कूट से या मिट्टी के खिलौने बनाना। कूट से जो है कहता कि मेरा खिलौना है, मेरा ट्रैक्टर है,
ठीक है, जीप है, खिलौनों को देख करके वो और तर्क करता है कि ये किससे बनते हैं और उनको तर्क करके कि वो खिलौने टाइप से बनाता है। तो वो क्या करता है, मनोवैज्ञानिकता से तर्क की ओर जाता है। अगला है विशेष से सामान्य की ओर। एक विशेष से सामान्य की ओर, इसका अन्य और भी एक नाम है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर का एक और नाम है, क्या होता है, जैसे क्या होगा इसका, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर। तो इसमें क्या होता है, पहले बालक को उसके आसपास के वातावरण से व्याप्त उदाहरणों को जोड़ा जाए, फिर उसे नियम का ज्ञान कराया जाए। जैसे संधि का ही हमने बताया, सबसे पहले उसको उदाहरण दिया जाए, फिर उसके बारे में उसका नियम बताया जाए। निश्चित जो है, ठीक है। अगला क्या आता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, इसमें बालक जिन, ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक जिन चीज़ों के विषय में अनिश्चित नहीं अर्थात नहीं जानता है, वह स्वाभाविक जिज्ञासा व्यक्त करता है और उन्हीं जिज्ञासा उन्हें अनिश्चितता की ओर ले जाती हैं। जैसे बालक द्वारा चिड़ियाघर के विषय में पूछना, ठीक है, ये होता है। अगला है भाषा विकास के सिद्धांत। तो भाषा विकास के सिद्धांत में क्या है, पहला अनुकरण का सिद्धांत। तो अनुकरण का सिद्धांत के प्रमुख नाम कौन है, अनुकरण वैज्ञानिकों के नाम प्रमुख, पावलोव, वैलेंटाइन, शर्ली, चैम्पनीज। देखकर, ठीक है, देखकर व्यवहार का दोहराव करना, ये हमारा अनुकरण कर रहता है। बच्चा जो होता है सबसे पहले क्या करता है, किसी चीज़ को देख करके उसका ही दोहराव करना हमारा अनुकरण कहलाता है। प्रारंभिक स्तर पर सर्वाधिक अधिगम किससे माध्यम से होता है, अनुकरण के द्वारा, हमने पहले ही बताया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता, इसमें क्या होता है, वैसे नाम से ही देखने से पता चलता है क्या होता है, क्रियाशीलता अर्थात क्रिया के माध्यम से गतिविधियों के आधार पर जो बालक सीखता है वही क्रियाशीलता का नियम कहलाता है। बालक को गतिविधि आधारित सीखना, ठीक है, गतिविधियों के आधार पर सिखाना, जिससे बालक में जिज्ञासा व रुचि उत्पन्न होगी। बालक भाषा को स्थायी रूप से सीखेगा, ठीक है। अगला है अभ्यास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। बालक भाषा का प्रयोग स्वयं करते हैं। अभ्यास के सिद्धांत में बालक जो है भाषा का प्रयोग स्वयं करते हैं। बालक भाषा का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतना स्थायी भाषा सीखते हैं, उतना ही स्थायी भाषा सीखते हैं, ठीक है। अगला क्या है, परिपक्वता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, बालक के जैसे जैसे परिपक्वता आती है और बालक में भाषा विकास तीव्र होता चला जाता है, जैसे शारीरिक मानसिक परिपक्वता, ठीक है। जैसे जैसे परिपक्वता आती है, बालक जैसे जैसे बड़ा होता है और बालक में भाषा का विकास तीव्र होता चला जाता है। अगला है सहचर्य अनुबंधन का सिद्धांत। अर्थ के सहचर्य का अर्थ या अनुबंधन का अर्थ है जोड़ या मिलाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, कठिन शब्दों को सरल शब्दों के साथ जोड़कर प्रस्तुत करना, कठिन शब्दों को सरल शब्दों के साथ जोड़कर प्रस्तुत करना, ठीक है, ये हमारा सिद्धांत होते हैं। अगला है रुचि का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, इसमें बालक के पूर्व ज्ञान व परिवेश से जोड़कर सिखाना, ये हमारा रुचि का सिद्धांत कहलाता है। अगला है प्रेरणा का सिद्धांत। पहले सीखने के लिए तैयार करना, बालक को सबसे पहले किसके लिए तैयार करना, सीखने के लिए तैयार करना, जिससे बालक को सीखने की आंतरिक इच्छा उत्पन्न हो जाए, सीखने की आंतरिक इच्छा जो है उत्पन्न हो जाए। इसमें और भी सूत्र हैं, जैसे बाल केंद्रितता का सिद्धांत,
और चयन का सिद्धांत, इसमें बच्चे जो है अपने आप ही चीज़ों को चयन करके सीखते हैं। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, किसी में भी वैयक्तिक भिन्नता अर्थात लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बच्चे जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी जो बच्चों में जो होता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी